चलिए अपन बात कर रहे थे त्वचा के व्युत्पन्न की, अपनी तीसरी हेडिंग की। ठीक है ना। उसके अंदर अपन ने देखा था त्वचा के व्युत्पन्न क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और अपने मनुष्य में कौन कौन से त्वचा के व्युत्पन्न या स्किन डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। उसके अंदर अपन ने दो देखे थे, एक देखा था रोम या हेयर और दूसरा अपन ने देखा था त्वचा ग्रंथियां। रोम की बात अपन ने पूरी डिटेल से कर ली थी। अब बात बाकी थी अपनी त्वचा ग्रंथियां या क्यूटेनस ग्लैंड। क्यूटेनस ग्लैंड या त्वचा ग्रंथियां स्टार्ट करने से पहले अपन दो बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। दो बेसिक पॉइंट कौन से हैं? पहला बेसिक पॉइंट है ग्लैंड से संबंधित, यानी ग्रंथि क्या होती है, और दूसरा बेसिक पॉइंट है कि सिक्रेशन क्या होता है, ग्रंथियों में किस प्रकार का सिक्रेशन देखने को मिलता है या किस प्रकार का स्त्रावण देखने को मिलता है। सबसे पहला वाला बेसिक पॉइंट लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड की बात की जाए या ग्रंथि की, तो ग्रंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी एंडोक्राइन और दूसरी होती है बहिस्रावी या एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो क्या होता है कि इसमें कोई स्रावी नलिका नहीं पाई जाती है, विशेष स्रावी नलिका नहीं पाई जाएगी। नलिका तो होगी लेकिन कौन सी नलिका होगी? धमनी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ये मान लीजिए अपने शरीर में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा जो भी पदार्थ स्रावित किया गया है वो पदार्थ सीधे कहां पर स्रावित कर दिया जाएगा? धमनी के अंदर। धमनी के अंदर रक्त होता है और इसी रक्त के माध्यम से सारा का सारा हार्मोन या जो भी पदार्थ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का, वो विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो कोई विशेष स्रावी नलिका इसमें नहीं पाई जाती है। धमनी के माध्यम से रक्त के अंदर मिलकर के जितने भी पदार्थ अंतःस्रावी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब मैंने बोला अंतःस्रावी द्वारा स्रावित पदार्थों को, तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये खड़ा हो जाता है कि कौन से स्राव इसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इसके द्वारा स्रावित पदार्थ होते हैं हार्मोन। ठीक है ना, तो अच्छे से याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि में स्रावी नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसके द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ठीक, और ये किसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्रावित होते हैं या एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचते हैं, तो किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। अब दूसरी बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि की। बहिस्रावी ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की नलिका होगी और वही नलिका इसके स्राव को बाहर की तरफ स्रावित करेगी। मान लीजिए कि अपने शरीर की त्वचा के अंदर एक बहिस्रावी ग्रंथि है, इसके द्वारा जो भी सिक्रेशन होगा अंदर से होगा और वो सिक्रेशन एक नलिका के माध्यम से अपनी त्वचा के बाहर की तरफ खुलेगा और वो सिक्रेशन अपन को या स्त्राव बाहर की तरफ दिखेगा। तो इसमें एक स्रावी नलिका का होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर भी वही दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इसमें स्राव हो रहा है तो क्या इसमें भी हार्मोन का ही स्राव होता है? बिल्कुल नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर ही केवल हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पर विशेष प्रकार के श्लेष्मा का स्राव होता है और अन्य पदार्थों का स्राव भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा आंखों से आंसू आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक विशेष प्रकार का स्राव है। जो अपन को पसीना होता है वह भी एक विशेष प्रकार का स्राव है। कभी कभी धूप के अंदर अपने फेस पर या विभिन्न भागों पर ऑयल नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, तो वह भी एक प्रकार का स्राव होता है। इन सभी स्रावों की बात अपन इस बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत करेंगे। ओके, तो अब दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अपन ने जो अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था आपने क्लास 10th के अंदर, क्या उस तंत्र के अंदर जितनी भी ग्रंथियां पढ़ी थी उसमें जितने भी ग्रंथियां थी उनके द्वारा विशेष प्रकार की हार्मोन का स्राव हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था, तो आप समझ गए कि वो सारी की सारी
अंतःस्रावी के अंतर्गत थी, इसीलिए अपन ने उसको अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत पढ़ा था। दूसरी बात करें बहिस्रावी की, तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या त्वचा के अंदर पाई जाने वाली त्वचीय ग्रंथियां अंतःस्रावी का एग्जाम्पल होगी या बहिस्रावी का? तो बहुत सारे सही आंसर बता भी देंगे, क्योंकि वो समझ गए होंगे कि मैंने पहले दिन बात की थी जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था कि त्वचीय ग्रंथियों के अंतर्गत अपन उन सभी ग्रंथियों की बात करेंगे, जैसे आंखों से आंसू आना, पसीना होना, या फिर मनुष्य में पाए जाने वाले स्तन ग्रंथियां, इन सभी के स्रावन की बात करेंगे। और उनमें किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावन नहीं होता, और जब हार्मोन का स्रावन नहीं होकर किसी अन्य पदार्थ का स्रावन होता है तो वो सारे के सारे बहिस्रावी का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब दूसरा टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्रेशन। स्रावन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। अपने में पाई जाने वाली ग्रंथियां स्रावन के आधार पर 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? अंश स्रावी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलोक्राइन, अपस्रावी एपोक्राइन, और तीसरी है पूर्ण स्रावी होरोक्राइन। अब जब अपन त्वचीय ग्रंथियां पढ़ेंगे तब ये वर्ड बहुत जगह यूज होंगे, एपोक्राइन, होरोक्राइन और मिलोक्राइन। तो इसीलिए मैंने इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ले लिया, ताकि जब वो वर्ड आए तब आपको समझ में आ जाए कि क्या बात करना चाह रहा है वो। पहली बात करते हैं अपन अंश स्रावी या मिलोक्राइन की। ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसमें इस ग्रंथि के कोशिका द्रव्य को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके द्वारा स्रावित पदार्थ ये यहाँ पे बना है, तो ये अपने जीव द्रव्य को हानि पहुंचाए बिना सीधे बाहर की तरफ स्रावित हो जाता है, तो वो होती है अंश स्रावी या मिलोक्राइन। दूसरी बात करें अपन अपस्रावी। अपस्रावी में क्या होता है? जो सिक्रेशन बना है या जो स्रावन बना है वह कोशिका के या ग्रंथि के कोशिका द्रव्य को हल्की सी क्षति पहुंचाता है या आंशिक क्षति पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर ये सिक्रेशन बनना प्रारंभ हुआ तो इस कोशिका के इस भाग को थोड़ा सा हटा दिया जाएगा या क्षति पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद ये सिक्रेशन बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया आंशिक क्षति। किसके अंदर होती है? एपोक्राइन के अंतर्गत। तीसरी बात करते हैं पूर्ण स्रावी। पूर्ण स्रावी में क्या होता है? जो भी सिक्रेशन ये बनना प्रारंभ हुआ यहाँ पर, वो ग्रंथि की या उसकी कोशिका की समस्त कोशिका द्रव्य को क्षति पहुंचा देता है। ये यहाँ से जितने भी इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होगा सारा का सारा नष्ट हो जाएगा और वही सिक्रेशन के साथ बाहर की तरफ बहने लग जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा पूर्ण स्रावी। तो सर वो सारी की सारी कोशिका क्या पूर्णतया नष्ट हो जाएगी? हाँ, वो कोशिका पूर्णतया नष्ट हो जाएगी या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उसके पास वाली जो कोशिका होती है वो विभाजन करके पुनः नई कोशिका का निर्माण कर देगी। इसके अंदर भी यही होगा कि ये जो कोशिका होगी धीरे धीरे विभाजन करके पूर्णतया वापस वह कोशिका का निर्माण कर देगी। यहाँ क्षति हो ही नहीं रही है तो विभाजन की बात अपन को यहाँ पे करनी ही नहीं है। तो आई होप ये 3 पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे, कौन सी ग्रंथि इनमें से किसके अंतर्गत रखी जाती है। समझ में आ गया तीनों? क्या अंश स्रावी में क्या होगा? केवल स्रावन बाहर की तरफ निकलेगा, कोशिका को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं देखने को मिलेगी। अपस्रावी या एपोक्राइन के अंदर स्रावन बाहर की तरफ निकलेगा और कोशिका को आंशिक क्षति होगी। पूर्ण स्रावी में पूर्णतः कोशिका को क्षति होगी और संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसकी बात अपन ने यहाँ पे कर ली। अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्वचीय ग्रंथियां। तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, त्वचीय ग्रंथियां कौन कौन सी है और किस प्रकार की होती हैं। चलिए अब बात करते हैं त्वचीय ग्रंथियों के प्रकार या भागों की। त्वचीय ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है सीबेशियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि और दूसरी होती है
कौन सी, स्वीट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। ओके, तो ये दो ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से, और जितनी भी बाकी ग्रंथियां अपन यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारी की सारी ग्रंथियां इनका मॉडिफिकेशन या इनका रूपांतरण होती है, इन्हीं के द्वारा उनका निर्माण होता है। तो इन सभी को अपन एक फ्लो चार्ट के द्वारा याद रखेंगे ताकि आपको याद रखने में इजी हो और किसी भी प्रकार का आगे फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रख सकते हैं। तो कैसे रखते हैं याद रखिए, देखते हैं अपन। जो सीबेशियस या तेल ग्रंथि होती हैं पूर्ण रूप से होलोक्राइन होती हैं। होलोक्राइन क्या होता है या पूर्ण स्ताविक क्या होता है, मैं आपको पहले डिटेल में समझा चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, तो एक बार फिर से अपन नहीं देखेंगे। तो सीबेशियस ग्रंथि पूर्ण रूप से होलोक्राइन प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत या इसके द्वारा दो प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है, एक माइबोमियन ग्रंथि और दूसरी है जीएस ग्रंथि। आपकी बुक्स में जीएस ग्रंथि को जेस ग्रंथि भी लिखा हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों की दोनों ग्रंथियां तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं और दोनों ही ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। तो इस पॉइंट को आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इस फ्लो चार्ट को देख के इजीली याद कर सकते हैं कि माइबोमियंस और जेस ग्रंथि तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं तथा ये पूर्ण रूप से होलोक्राइन या पूर्ण स्तावी प्रकार की होती हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं श्वेत ग्रंथि या स्वीट ग्लैंड की। स्वीट ग्लैंड की बात की जाए तो ये दो प्रकार की हो सकती है, एपोक्राइन भी और मीरोक्राइन भी। ये एपोक्राइन और मीरोक्राइन क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अपने चैप्टर के अंदर तीन ग्रंथियों की बात करेंगे, स्तन ग्रंथि, सिरुमिनस ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि का नाम है मूलाधार या वक्षण ग्रंथि। ये तीनों ही ग्रंथियाँ श्वेत ग्रंथि या स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होती है तथा एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। मीरोक्राइन प्रकार की ग्रंथियों की बात अपन इस टॉपिक के अंदर नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं, इतना समझ में आ गया। तो इसको समझ सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी ने तेल ज़्यादा खाया तो मोटा भाई हो गया, और अगर किसी ने पसीना ज़्यादा बहाया तो उसमें उसकी फिजिकली फिट होगा, आमदनी अच्छी होगी। पसीना ही जितना ज़्यादा पसीना होगा उतनी ही ज़्यादा आप अपने टारगेट या अपने गोल को अचीव करने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इन दोनों की बात करेंगे, मोटा भाई की भी और पसीने भाई की भी, ठीक है। तो इन दोनों की बात करते हैं पहले, क्योंकि ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार होते हैं और बाकी जितनी भी ग्रंथियाँ होती है वो इन्हीं की ही मॉडिफिकेशन होती है। तो इन दोनों को डिटेल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले सीबेशियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि, ये साकित और कोष्ठिकीय प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये शाखाओं का निर्माण करेगी। सबसे पहले विभिन्न प्रकार की शाखाओं का इसके द्वारा निर्माण होगा और अंतिम भाग पर एक कुपिका नुमी संरचना का निर्माण होगा या एक कोष्ठक का निर्माण होगा। तो ये ऐसी संरचना होती है सीबेशियस ग्रंथि की। इसका जो स्त्राव होता है, इसके स्त्राव को अपन तेल या सीबम कहते हैं। ये सीबम होता है तेल नुमा, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। जो ये ग्रंथियां होती है अपने शरीर में समस्त भागों पर पाई जाती हैं, केवल हथेली, ओके, और तलुए को छोड़ करके। हथेली मैंने क्या बोला, इसका एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, मोटा भाई, ठीक है ना। खा पीकर मोटा हो रहा है तो हथेली में खुजली आएगी नहीं, क्योंकि खा पीकर पड़ा है, मोटा हो रहा है, तो इसके अंगुली में, हाथों में या हथेली में क्या नहीं आएगी, खुजली आएगी नहीं, तो इनकम आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके अंदर हथेली और तलुए आते हैं। दूसरा, होठ, जैसे ये वाले होठ अपने लिप्स होते हैं। पेनिस का सबसे प्रारंभिक भाग जिसे अपन ग्रांड पेनिस भी कहते हैं, वहाँ पर रोम नहीं पाए जाते हैं या हेयर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये ग्रंथियाँ या ये वाले ग्लैंड्स पाई जाती हैं।
सूर्य की बात की जाए तो ये ग्रंथियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है सूर्य के लिहाज से, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में यूवी लाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर ये यूवी लाइट्स अपने बॉडी के सीधे कांटेक्ट में आती हैं तो अपने में कैंसर जैसे हानिकारक रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अपन को सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ये तेल ग्रंथियां विटामिन डी का अवशोषण बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मुख्य कार्य है, यूवी लाइट से अपनी सुरक्षा करते हैं। दूसरा, विटामिन डी का अवशोषण करते हैं। तो ये थी अपनी सीबेशियस ग्रंथि। इसके अलावा एक डेली लाइफ में आप करते हो कि क्रीम लगा दिया, पाउडर लगा दिया, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो अपने रोम छिद्र होते हैं फेस के, हाथों के, वो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्रों के बंद होने के कारण ये ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है और किसी भी प्रकार के ऑयल का स्रावन नहीं करती हैं, ठीक है ना। जिसके कारण हो सकता है यूवी लाइट से आपकी सुरक्षा तो हो जाए, लेकिन विटामिन डी का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसीलिए फेस क्रीम है और पाउडर वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें श्वेत ग्रंथियाँ या स्वीट ग्रंथ की बात करें, तो ये वाली ग्रंथियाँ होती है सरल नलिका प्रकार की होती है। सरल यानी सामान्य नलिका होती है इसके अंदर, और जो इसका स्राव होता है, इसके स्राव को अपन पसीना कहते हैं। तो मैंने बता दिया, जितना ज़्यादा पसीना आएगा आप सक्सेस के या अपने गोल के बहुत ज़्यादा पास जा रहे हैं, तो पसीना है, तो पसीने में बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे लवण भी होता है, CO2 गैस भी होती है, खनिज लवण भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं। लवणों की उपस्थिति के कारण इसका जो स्वाद होता है नमकीन होता है। ऐसा नहीं कि किसी के पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं कि मार्केट से आज नमकीन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ से थोड़ी सी उठा के खा के अपना काम चला लो, पैसे भी बच जाएंगे और बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा कोरोना के बीच में, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत करना। ये नमकीन टेस्ट का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर CO2 और जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं अपने इस बॉडी के लिए, वो सारे पसीने की फॉर्म में अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि ये श्वेत ग्रंथियाँ कहाँ पर होती है सर्वाधिक। तो इसकी बात की जाए तो श्वेत ग्रंथियाँ सर्वाधिक अपनी हथेली में। मैंने बोला मोटा है, तेल खाओगे तो मोटे होंगे, मोटे होंगे तो काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे, इसीलिए तेल ग्रंथियाँ हथेली में नहीं पाई जाती है। लेकिन मैंने बताया था श्वेत ग्रंथियाँ किसको इंगित करती है, अपने बॉडी या मेंटेन को। आप सक्सेस के पास जाओगे, सक्सेस के पास जाओगे तो इनकम का सोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, इनकम का सोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, तो हथेली में खुजली आएगी, और खुजली आएगी तो ये ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, इसीलिए खुजली आएगी, और खुजली आएगी तो पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाओ, ज़्यादा फैट का स्टोरेज नहीं करो, ठीक है ना। तो हथेली, तलुआ हो गया अपना पैरों का, और अपने बगल ये वाला पार्ट्स होता है, यहाँ से आपने देखा होगा कि पसीना सबसे ज़्यादा इसी भाग से आता है। इसकी संख्या की बात की जाए, श्वेत ग्रंथि की संख्या, तो मनुष्य के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर 25 लाख इसकी संख्या होती है। अब बात करें श्वेत ग्रंथि के कार्य, जैसे कि अपन ने सीबेशियस ग्रंथि के कार्य देखे थे, वैसे श्वेत ग्रंथि भी क्या अपनी बॉडी में काम आती है, या केवल पसीना निकाल दिया इसी के काम आती है। तो श्वेत ग्रंथि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, अपने बॉडी में जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इन अनावश्यक पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने में भी इसका मुख्य योगदान होता है। इसीलिए श्वेत ग्रंथि उत्सर्जन का कार्य भी करती है। उसके अलावा अपने बॉडी में जो एक फिक्स टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का कार्य भी, यानी तापमान नियमन का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। मनुष्य की बॉडी का जो नॉर्मल तापमान नियत रहना चाहिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आप किसी वातावरण में चले गए जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, अपने बॉडी अपने तापमान को 37 डिग्री बनाए रखने के लिए जी जान लगा देगी। और जी जान लगाएगी कौन, श्वेत ग्रंथि। क्या करेगी, अपने शरीर से पसीने का स्राव करेगी, ताकि अपना शरीर इस तापमान में थोड़ा सा कूल हो जाए। मान लीजिए आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो, नहाने जाते हो। नहाने जाते हो तो क्या होता है कि अपने
अपना शरीर पानी के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि वो ठंडा होता है और अपना बॉडी थोड़ी सी गर्म होने लगती है, तो जैसे ही पानी अपने कांटेक्ट में आता है तो अपन थोड़े से कूल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब भी ये श्वेत ग्रंथि तापमान ज़्यादा होने पर अपने द्वारा पसीने का स्राव करेगी, पानी होगा, पसीना पानी होगा तो अपने बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रह सके। इसी प्रकार ये तापमान का नियमन करती हैं। ओके, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये ग्रंथियों की बात करते हैं, तो 2 पॉइंट इनके समझ में आ गया, माइबोमियंस और जीएस ग्रंथि के, कि ये तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती है और पूर्ण स्रावी प्रकार की होती हैं। अब ये पाई कहाँ जाती हैं, पहले वो देखते हैं। माइबोमियंस ग्रंथि और जीएस ग्रंथि दोनों ही आंखों के पलकों के पास पाई जाती हैं। जीएस ग्रंथि आंखों की पलकों में, जो ये आई रिसेस होते हैं, यहाँ पर पाई जाती है। आंख के बाल है ना, दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के तेल का स्राव करती हैं, ताकि अपनी आंखों की सबसे बाहरी परत, जिसे कहते हैं कार्निया, ठीक है। जब अपन नेत्र की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड के अंदर अपन संवेदी अंग के अंतर्गत नेत्र या आई की संरचना पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कार्निया क्या होती है और अपनी आंखों में उसकी क्या भूमिका होती है। तो इस सबसे बाहरी परत होती है कार्निया, तो उसकी सुरक्षा करने का कार्य इस जीएस ग्रंथि द्वारा स्रावित तेल के द्वारा किया जाता है। ओके, अब देखते हैं माइबोमियन ग्रंथि। माइबोमियन ग्रंथि भी, ये जो अपना कॉर्नर वाला पार्ट होता है, आंखों का जो कॉर्नर वाला भाग होता है, ये वाला, ठीक है ना, इसी भाग में ये माइबोमियन ग्रंथि स्थित होती है। ये भी आंखों की सुरक्षा करती है तथा नेत्र की पलकें होती हैं, उनको भिगो के या हल्का सा चिकना बनाए रखती हैं, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा का कार्य भी माइबोमियन ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं श्वेत ग्रंथि के रूपांतरण की, तो इसके अंदर 3 ग्रंथियों की बात करनी है। स्तन ग्रंथि, सिरोमिनस ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि। आरबीएससी की बुक के अंदर स्तन ग्रंथि रूपांतरण लिखा हुआ है तेल ग्रंथि का, कि स्तन ग्रंथियां तेल ग्रंथि का रूपांतरण होती हैं, पूर्णतया गलत है, ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, या किसी भी अच्छी बायोलॉजी की बुक के अंतर्गत देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में स्तन ग्रंथियां तेल ग्रंथि का मॉडिफिकेशन न होकर श्वेत ग्रंथि का मॉडिफिकेशन होती हैं। अब इसका देखते हैं स्तन ग्रंथियां होती क्या। एक बार मैंने जब समरी बताई थी, तब मैंने बोला था कि स्तन ग्रंथियां पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में पाई जाती हैं। तो 1-2 बंदों के मैसेज आए थे कि सर क्या पुरुषों में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑफ कोर्स पाई जाती हैं, पुरुषों में भी पाई जाती है और महिलाओं में भी पाई जाती है, लेकिन पुरुषों में पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियां पूर्णतया निष्क्रिय होती हैं। इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, इसी कारण ये पूर्णतया निष्क्रिय होती है, ठीक है ना, कोई कार्य नहीं होने के कारण। लेकिन महिलाओं में इसका एक विशेष कार्य होता है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। तो इसका कार्य क्या है, महिलाओं के अंदर, महिलाओं में जो भ्रूण का निर्माण होता है या जो बेबी का निर्माण होता है, तो उसको पोषण देने का कार्य इन स्तन ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो ये महिलाओं में सक्रिय और पुरुषों में निष्क्रिय होती हैं। अब देखते हैं कि स्तन ग्रंथियों की ग्रोथ हो रही है, तो उसको ग्रोथ करवाने वाला भी कोई हार्मोन होगा क्या। जी हाँ, इसकी ग्रोथ करवाने के लिए भी 2 हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, जिसे मादा हार्मोन कहते हैं। आपको पता होगा मादा हार्मोन्स के नाम, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये दोनों मादा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद स्तन ग्रंथियां हैं, तो इसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के स्राव किया जाएगा। तो इसका जो स्राव होगा वो क्या होगा, मिल्क, ठीक है ना, दूध का स्रावन इसके द्वारा किया जाता है। अब अगला पॉइंट, तो स्तन ग्रंथियों के अंदर जो दूध आता है, क्या महिलाओं में जीवन भर दूध का निर्माण होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? तो फिर जीवन भर क्यों? बेबी के निर्माण के बाद ही महिलाओं में दुग्ध का निर्माण होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना और डेली लाइफ में आपके काम भी आएगा। किसी को बताओगे तो अपनी यूनिक पर्सनालिटी उनके सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ नॉलेज आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो वो आपको इंटेलिजेंट या स्मार्ट समझेगा। तो अपनी स्मार्टनेस बताने के लिए कुछ पॉइंट हमेशा याद रखो, और जब भी कोई अपना नॉलेज जानना स्टार्ट करे तो आप भी अपना नॉलेज बता दिया करो, ठीक है। तो महिलाओं में ऐसा क्यों होता है कि बेबी के निर्माण के पश्चात ही दुग्ध का निर्माण होता है, पहले दुग्ध का निर्माण क्यों नहीं होता? एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी माता के अंदर प्रसव प्रक्रिया चलती है, प्रसव प्रक्रिया क्या होती है, 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही प्रसव टाइम पीरियड कहा जाता है या गर्भावधि कहते हैं, ठीक है ना, गर्भावधि कहते हैं, ठीक है। 9 मंथ और 7 दिन की होती है एग्जैक्ट, ठीक है। इस 9 महीने और 7 दिन के अंदर इनके अंदर एक हार्मोन का स्रावन होता है, प्रोलैक्टिन, नाम सुना हो तो। प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन होता है जो केवल प्रसव के समय ही स्रावित होता है या गर्भावस्था के दौरान ही इसका स्रावन होता है। उससे पहले जिंदगी में कभी भी महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जब अपन चेक करवाते हैं कि माता में भ्रूण का निर्माण हुआ है या नहीं, तो उसके अंदर जो टेस्ट होता है उसके अंदर इन हार्मोनों को ही चेक किया जाता है। एक एचसीजी हार्मोन होता है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। अगर उनके सैंपल में ये हार्मोन दिख जाते हैं तो मान के चलिए उसके अंदर युग्मनज का निर्माण हो चुका है, धीरे धीरे वह भ्रूण की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात चल रही थी। तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ही दुग्ध का स्रावन किया जाता है, और बेबी के निर्माण से पहले महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता ही नहीं है, तो स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण भी नहीं होगा, ठीक है। और पुरुषों में प्रोलैक्टिन हार्मोन पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण क्यों बेबी के बाद ही होता है, उससे पहले दुग्ध का निर्माण क्यों नहीं होता। ये होगी दुग्ध निर्माण की बात। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दुग्ध का निर्माण तो कर दिया अपन ने, लेकिन इस दूध को बच्चे के द्वारा पीने पर बाहर क्यों निकलता है और वो कौन से हार्मोन के द्वारा निकलता है? तो इसके लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अच्छे से याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन 2 जगह काम आएगा, एक तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन में, और दूसरा प्रसव के समय बेबी को बाहर निकलवाने के लिए। क्योंकि जब प्रसव होता है तब बेबी को बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रकार के संकुचन होते हैं और तेज संकुचन होते हैं। वो संकुचन भी इतने तीव्र होते हैं जैसे कि एक साथ 32 हड्डियां या बोन्स अपनी एक साथ टूट रही है, इतना खतरनाक दर्द होता है। तो वो दर्द इस ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। तो इसी में स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध का निष्कासन किया जाता है उसके लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है उसके लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। इसके अलावा प्रसव के समय बच्चे को बाहर निकालने के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। एक और नाम इसका याद रखना, पीटोसिन, क्योंकि कुछ बुकों में ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक बार नीट के अंदर ही क्वेश्चन आया था, प्रसव के समय महिलाओं में संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो उसके अंदर ऑप्शन यही थे, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्ट्रोजन का, प्रोलैक्टिन का और पीटोसिल का। इस ऑक्सीटोसिन का एक और नाम है पीटोसिल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना उसके अंदर। तो अच्छे से ये 2 पॉइंट याद रखना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। वृद्धि वाला तो सबको याद रहेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि दुग्ध का संश्लेषण कौन से हार्मोन के द्वारा होता है और दुग्ध का निष्कासन कौन से हार्मोन के द्वारा होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार नीट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जो साइंस से रिलेटेड वाले अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब बात करते हैं सिरोमिनस ग्रंथि की। सिरोमिनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन,
सिरुमिनस ग्रंथि अपने कर्ण यानी अपना जो कान होता है उसके अंदर आपने कभी अंगुली डाली हो या कॉटन डाला हो तो इसके अंदर से वैक्स जैसा एक पदार्थ निकलता है जिसे कर्ण मोम या फिर एक और नाम बोलते हैं इसको सिरोमेन, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा जो पदार्थ स्थापित होता है उसे सिरोमेन या कर्ण मोम कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि जो अपनी कान की गुहा होती है, कर्ण गुहा, उसकी सुरक्षा करना या कानों की सुरक्षा करना, और जो भी अनावश्यक पदार्थ कानों के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं तो उनका बचाव करना, अपने कानों का बचाव करना। अगली ग्रंथि है मूलाधार ग्रंथि या वक्षण ग्रंथि। ये अपने जनिक भागों के पास पाई जाती है और इसके द्वारा जिस पदार्थ का स्त्राव किया जाता है वो बहुत ज़्यादा गंध वाला होता है, इसीलिए इस ग्रंथि को गंध ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना। गंध ग्रंथि का नाम बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा। तो मूलाधार ग्रंथि या फिर वक्षण ग्रंथि को अपन गंध ग्रंथि कहते हैं। और बाकी इन तीनों के 2 पॉइंट पहले ही कवर कर दिए थे मैंने। श्वेत ग्रंथि का मॉडिफिकेशन होता है और दूसरा अपस्रावी प्रकार की होती है। अपनी बुक के अंदर या आरबीएससी की बुक के अंदर मूलाधार ग्रंथि को श्वेत ग्रंथि का मॉडिफिकेशन न बताकर तेल ग्रंथि या सीबेशियस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन बताया गया है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया त्वचीय ग्रंथियां या क्यूटनेस ग्लैंड। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो है त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य और एक साथ टॉपिक एक और ले लेंगे त्वचा के कार्य के साथ ही जितने भी इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन सबको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अगली वीडियो में अपन देखेंगे क्या, एक तो त्वचा के कार्य और दूसरा जितने भी इस टॉपिक से नीट के अंदर और अपने लेवल पे जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।